भारत से हम क्या सीखे चैप्टर जो है आपको फ्रेडरिक मैक्सवेल के द्वारा दिया गया भाषण का एक अंश है। उनका जन्म की बात करें तो 6 दिसंबर 1823 बताया जाता है, जबकि मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 बताया जाता है। पिता का नाम विल्हेल्म मूलर बताया जाता है और ये इतने बड़े विद्वान थे ना कि 18 वर्ष की आयु से ही आपको संस्कृत पढ़ना शुरू कर दिया था। और इतना तो छोड़िए, अपना जो स्वामी विवेकानंद है वो ना वेदांतियों का भी वेदांती बोलता है उनको। था तो ये जर्मनी का रहने वाला, लेकिन संस्कृत भी आता था। तो वो आपको कुछ ग्रंथ है जैसे कि हितोपदेश, कंठ और केन और मेघदूत, इन सबको वो जो है जर्मनी में ट्रांसलेट भी किए हैं। और इनको न रानी विक्टोरिया जो थी उनके द्वारा नाइट की उपाधि के साथ सम्मानित किया गया था इनको। और ये भाषण वो तब दिए थे जब आपको भारतीय सिविल सेवा के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें जितने भी आपको अंग्रेज युवा सब थे ना वो अधिकारी आ रहे थे। उसके आगमन की खुशी में कार्यक्रम रखा गया था और सबको जो है ना बोलने का मौका दे रहा था। उसी टाइम उनको भी मौका मिला। तो भारत के बारे में बोलते हैं, भारत के संस्कार संस्कृति जो है उसके बारे में उसका तारीफ करते हैं, जो जो चीज़ वो देखे हुए थे और वो कैसे भारत जो है ना और सब दुनिया देश से अलग है उसके बारे में बताते हैं। वैसे वो तो जर्मनी भाषा में दिए हुए थे भाषण, लेकिन उसको ट्रांसलेट किए हुए डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कभी सबसे पहले ना आपको बताते हैं कि सर्वाधिक संपदा अर्थात खनिज वगैरह सब कहीं पे पाया जाता है और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। यदि आप लोग हमसे पूछे तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब होगा, वो है भारत। इतना तो छोड़िए, आपको जो दार्शनिक लोग रहता है अर्थात क्या ऐसा लोग जो आपको जगह जगह आपको देश देश जाके घूमता है, उसकी संस्कार संस्कृति के बारे में लिखता है और अच्छाई भी लिखता है वो, और बुराई जो रहता है उस देश के बारे में लिखता है, उसको दार्शनिक बोला जाता है। और वो सब भी जब भारत आए हुए थे उस सब ने भी हार मान लिया था कि सही में भारत सोने की चिड़िया है, भारत में सही में स्वर्ग है, उसमें कोई दो मत नहीं है। आगे प्लेटो और कांट जैसे जो महान दार्शनिक है यूनान के, वो लोग भी जब भारत आए थे ना तो वो भी भारत के महत्व को जाने और उनके सामने नतमस्तक हुए। और उन लोगों से भी पूछोगे तो वो एक ही नाम लेगा, वो है भारत। आगे कवि जो है ना बताते हैं जिसमें आपको बोलते हैं कि भारत से ही जो और सब देश जो है ना आपको पूरा का पूरा सीखा हुआ है। जो सीखा हुआ है भारत का है, विश्व गुरु भारत ही था और भारत ही सबको दिया है ज्ञान। चाहे हम बात करें यूनान की, रोमन की या सेमेटिक जाति के, यहूदी के विचारधारा, उस सबका विचारधारा क्या है आपको कि विश्वव्यापी और संपूर्ण मानवता के विकास का ज्ञान, कि हम कैसे विश्वव्यापी बने। ये सब ज्ञान कहाँ से मिला इसको? हाँ, भारतीय साहित्य से ही मिला है। और अगर आप लोग जो है रियल असली जो भारत है ना कि क्या है क्या ना, उसका सौंदर्य देखना चाहते हैं, प्रकृति देखना चाहते हैं, संस्कृति देखना चाहते हैं, महत्व देखना चाहते हैं, तो वो आपको कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहर में नहीं देखने को मिलेगी। अरे ऐसा सौंदर्य तो आपको अपने देश में भी देखने को मिल जाएगा। जैसा मुंबई दिल्ली में संस्कार संस्कृति फॉलो करते रहा है वैसे आपको आपके भी देश में आपको मिल जाएगा। ऐसा उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर आपको रियल भारत देखना है, असली भारत देखना है, तो वो आपको गांव में मिलेगा। क्योंकि गांव में जो है एक अलग तरह की प्रकृति है, एक अलग तरह का सुगंध आ जाता है, एक अलग तरह का मोटिवेट मिलता है, एक अलग तरीके का आपको संस्कार संस्कृति जो कि वर्षों से फॉलो करते आ रहा है वो सब मिलेगा आपको गांव में। यहाँ प्राकृतिक सुषमा है, खनिज भंडार है, कृषि की महत्व है, तपस्वी की साधना भूमि है, जन्मभूमि है और कर्म भूमि है। आपको एक गांव में अलग तरह का अपनापन लगेगा। यह बात पूरी तरीके से सही है कि आप जो भाषण दे रहे हैं उसमें गांव में ही आपको संस्कार संस्कृति और प्रकृति को देखने को मिलता है। जैसे कि मान लेते हैं कि एग्जाम्पल से क्या कि जैसे कि एक बेटी का जो है ना शादी हुआ, तो बेटी का शादी होते रहता है और दामाद आता है, वो उस घर का तो दामाद रहबे करता है, बाकी पूरे गाँव का दामाद हो जाते रहता है। जितना इज्जत उसको अपने ससुराल में मिलता है उतना ही उसके पड़ोसी और गाँव में मिलते रहता है। कहीं पर भी जाए तो उतना ही इज्जत मिलता है, उतना ही खाना मिलते रहता है, अर्थात वो पूरे गाँव का दामाद बन जाते रहता है। तो एक अलग तरीके का वाइब आते रहता है, एक अलग तरीके का आपको एकता और आदर भाव दिखते रहता है, प्यार मोहब्बत दिखते रहता है। वो आपको भारत के संस्कृति को और इनहेंस कर देते रहता है, बढ़ा देते रहता है, जिसके कारण से बोलते हैं कभी क्या गांव में ही आपको भारतीय संस्कृति का पता चलेगा। भारत एक्चुअल में है क्या वो गांव में ही पता चलेगा।
आगे कभी भाषण देते हैं, कहते हैं कि भारत ही ऐसा देश है जिसमें आपको जो है ना पहले से ही आपको हर एक देश का सिक्का मिल जाएगा। इसके पीछे दो रीजन है। क्या पहला तो देखिए, जितना भी लोग था पहले भी भारत आना पसंद करते थे, घूमना पसंद करते थे, भारत को देखना पसंद करते थे। तो जो जिस देश का आता था वहाँ पे एक्सचेंज जो है ना करेंसी लाता था, तो इस कारण से पूरे देश का जो है ना आपको पूरे विदेश का आपको भारत में करेंसी मिल जाता था। और उसके साथ साथ क्या होता है कि भारत पे ना बहुत सारे शासक जो है शासन किया है, जो विदेश विदेश से आके बहुत सारा शासक है। तो जो आता था शासन करने के लिए वो अपना करेंसी निकाल देता था, जिस कारण से क्या है आपको भारत में कि हर एक देश का आपको करेंसी मिल जाएगा। चाहे बात करें ईरानी, कैरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, यूनानी, मैकेडियन, शको, रोमन और मुस्लिम शासक के जो सिक्के थे वो आपको प्रचुर मात्रा में मिल जाएंगे। आगे भाषण देते हैं और भारत के ही बारे में बोलते हैं, क्योंकि देखिए जो अंग्रेज आया था ना वो भारत को जानता नहीं था ज़्यादा, नवयुवक था, तो वो भारत के बारे में बताते हैं भारत में है क्या क्या। इसलिए वो आगे कहते हैं कि एक और चीज़ के लिए भारत फेमस है, वो आपको है देवता विज्ञान के लिए, देवी देवता को बहुत ज़्यादा माना जाता है यहाँ पे। कहावतें के लिए भी फेमस है आपको, और कथाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है ये। भारत के लोगों में ना आपको बचपन से ही आपको दादी माँ, नानी माँ, जब बच्चा सोते रहता उसी टाइम से कहानी शुरू कर देता था कहानी कहने के लिए। और भारत के लोगों को ना आपको थोड़ा बहुत सस्पेंस और क्राइम वाला जो स्टोरी रहता है वो सुनने में बड़ा मजा आता है, और बच्चा सबको भूत प्रेत वाला कहानी बहुत ज़्यादा सुनता है भारत के लोग। और इतना ही नहीं, शब्द निर्माण की बात करें या बृहद शब्द भंडार की बात करें, वो आपको चिरकाल से अभी तक भारत के पास चले आ रहा है। आगे कभी कहते हैं क्या, इतना तो छोड़िए, विधि शास्त्र, धर्म शास्त्र और राजनीति शास्त्र की जड़ें भी आपको भारत से ही है। और आज जो देश सब जो है ना, दूसरे देश सब अपने धर्म शास्त्र और राजनीति शास्त्र पर गुमान करता है, घमंड करते रहता है मेरे धर्म शास्त्र ये है वो है, उसका आधार ना भारत से ही है। और भारत पे जितने भी लोग आकर कभी शासन किया था वो भारत के महत्व को जाना है, और इतना ही नहीं शासन करके चले गए, लूट के चले गए, वो भारत की प्रशंसा के बारे में हमेशा बोला भी है कि भारत वैसे ही नहीं, देखिए वैसे ही नहीं, भारत तो अनंत काल से आपको सोने की चिड़िया कहा जा रहा है, नहीं उसके अंदर था गुण, और वो सोने का चिड़िया था। जितना भी आदमी लूटता था, लूट के लेके जाता था अपने देश, लेकिन वो प्रशंसा भी करता था भारत का। बात करें तो भारतीय वाङ्मय और संस्कृत महत्व को भी सभी विदेशी स्वीकार करते हैं, अभी भी स्वीकार करते हैं कि भारत में नई संस्कृति, वाङ्मय सब अभी भी है। आगे ना कभी भारत के लैंग्वेज जो है ना उसके बारे में बोलते हैं। आगे कहते हैं क्या कि संस्कृत का संबंध ना आपको लैटिन भाषा से भी है। बात करें संस्कृत भाषा, लैटिन या ग्रीक, इन सब का उद्गम स्थल लगता है एक ही है। और इतना ही नहीं, भाषा तो एक है, चलने वाला है, मिलता जुलता है, लेकिन अगर आप उसके लोग के बारे में पूछेगा तो अनेकता के बावजूद लोगों के बीच एकता है और एक जैसा रहता है। भले ही हिंदू अलग है, ग्रीक के लोग अलग है, दूसरे देश में रहते, लेकिन उतना अनेकता होने के बावजूद आपको एकता देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका भाषा का उद्गम स्तर एक ही है। और इतना ही नहीं, विद्या की बात करें, योग की बात करें, धर्म दर्शन की बात करें, सबका उद्गम स्थल आपको भारत ही बनाया जाता है। ये जो अभी सब देश बोलता है योग करो, योग करने से ये होगा वो होगा, हाँ वो कहाँ से सीखा है? भारत से ही सीखा है। भारत सिर्फ नदियों का उद्गम स्थल नहीं है, वो योग का उद्गम स्थल है। वो जो भाषा सब बोलता है उसका उद्गम स्थल यहीं पे है। धर्म की बात करें, योग की बात करें, विद्या की बात करें, सबका उद्गम स्थल कहीं पे है तो वो भारत है, वहीं से सब सीखा है। और भारत आदि काल से ही ज्ञान का सागर माना जाता है। आप लोगों ने तक्षशिला का नाम सुने होंगे, नालंदा का जैसे विश्वविद्यालय का, जहाँ पे विदेशियों का होड़ लगा रहता था कि एक बार एडमिशन हो जाओ, पढ़ लिए हम नालंदा में। इसलिए आदिकाल से ही भारत जो है ना आपको ज्ञान के लिए जाना जाता है। और जब ज्ञान की बात आए, अब गौतम बुद्ध को भूल जाए, ऐसा नहीं हो सकता, जो कि पूरे विश्व को अपने बुद्ध के विचार से आलोकित किए थे। वो कहाँ से थे? भारत से थे। वो ये सब बातें ना आपको भाषण के वक्त में बताते हैं अंग्रेज को, जो है वो एक कहानी बताते हैं। और उस टाइम का जब भारत का गवर्नर वारेन हेस्टिंग था, तो वाराणसी के पास ना वो आपको रेलवे के पटरी के लिए खुदाई कर रहा था। तो बगल में ना 172 दारी सोने का सिक्का मिला हुआ था, बहुत ज्यादा था उस टाइम का, समझिए। वो तो देख के बहुत खुश हुआ कि बाप रे, सोना इतना मिला हुआ, इतना मिला है। वो खुशी के मारे क्या कर दिया, उसका जो मालिक था उसको पूरा पूरा सोना भेज दिया, ताकि हम मालिक को भेजेंगे ना तो मालिक हमारा खुश होगा।
विदेश भेज दिया, लेकिन उसका जो मालिक था उसको महत्व नहीं दिया सोना को। बोला इतना सोना लेके भी क्या करेंगे, और मतलब कुछ काम का है ही नहीं, विदेश में ऐसा बोला गया। लेकिन इंडिया के लोग तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसको वैल्यूलेस समझा और उसको पूरा पूरा गला दिया सोना को। तो वारेन हेस्टिंग को जब ये बात पता चला कि हम तो सोना भेजे हुए थे, लेकिन मालिक तो इसको वैल्यूलेस समझा। हम समझे हुए थे क्या उसको म्यूजियम में रखेगा या फिर सोना चांदी कुछ बना लेगा, लेकिन वो तो आपको इस सोना को तो वैल्यूलेस समझा। इससे वारेन हेस्टिंग जो इंडिया में थे, गवर्नर जब थे, वो बहुत दुखी हुए इस बर्ताव से। आगे अब अंत में कवि बताते हैं कि कभी कहते हैं कि जो लोग जो है ना भारत घूमना चाहते हैं और उसको लग रहा है कि सब कुछ खोज कर दिया है, तो वो बहुत बड़ा भ्रम में है। आप भी खोज करने के लिए निकलिएगा तो कुछ ना कुछ बाकी ही रह जाएगा, क्योंकि भारत इतना विशाल है, इतना डाइवर्सिफिकेशन हुआ है भारत के अंदर। और भारतीय सभ्यता की बात करें, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, प्राकृतिक सुंदरता, भाषा, साहित्य में जो भी आदमी रुचि रखता है उसको जरूर से जरूर भारत आना चाहिए, एक बार जरूर घूमना चाहिए भारत। और अंत में एक और कहानी के माध्यम समझाते हैं कि एक बार की बात है, सर विलियम जोन्स जो है अरब सागर के बीच में फंस गया था समुद्र में। एक तरफ मतलब इंग्लैंड था, एक तरफ भारत था, उसके बीच में फंस गया था और एकदम तूफान उफान चल रहा था। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इंग्लैंड जाए कि भारत जाए, जाए तो जाए कहाँ, खोजबीन करे तो करेगा। तो फिर उसको ऑटोमेटिक जो है ना, आपको भारत का जो सुगंधित हवा है वो धीरे धीरे उसको खींचे अपने तरफ लेके आ गया, और इंग्लैंड जाने के बजाय ऑटोमेटिक उसका जो नाव था कलकत्ता के तट पर लग चुकी थी। और उन्होंने इतिहास की बात करें, साहित्य के क्षेत्र में बहुत से एक बढ़ के शानदार कार्य किए हैं। भारत की प्रकृति ही इतनी खूबसूरत है कि एक बार कोई आ जाए तो दोबारा उसको जाने का मन नहीं करता है। और यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन लास्ट में कभी और कुछ बोलते हैं कि हमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि भारत में सब कुछ जान ही गए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। भारत अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ जानने के लिए ज़रूरत है। और आइए लोग सब, जितना लोग आना है भारत का खोज करिए। और अभी भी आपको गंगा हो गया, सिंधु जैसे हजारों जगहों पर हजारों खूबसूरती का चित्रण करना अभी तक बाकी है। आप लोग आइए और चित्रण कीजिए। धन्यवाद।